नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना ने अब तक भारत में जितना कहर मचाया, दुनिया के किसी देश में ऐसा कहर देखा नहीं गया। हर रोज 2 लाख से ज्यादा केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में 24 घंटे के अंदर 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और दुनिया में आज तक कभी भी कोरोना से 24 घंटे के अंदर इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी। जाहिर है, ऐसे हालात में कोरोना से जुड़ी हुई समझ बेहद जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, यह जानना भी जरूरी है कि खतरा कितना बड़ा है। इसी खतरे को समझते हुए प्राइम न्यूज आपके लिए ऑपरेशन कोरोना लेकर आया है। हालातों को देखते हुए प्राइम न्यूज ने तय किया है कि आज हम अगले 2 घंटे कोरोना पर ही चर्चा करेंगे और इस 2 घंटे के अंदर कोरोना से जुड़ी आपकी हर कंफ्यूजन दूर करेंगे। आज आपके लिए प्राइम न्यूज देखना जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है कि कोरोना के खतरे से कोई भी नहीं बचा है। तो ऐसे में हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और देश के बड़े डॉक्टर्स को साथ लेकर आए हैं। और आज हम देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ सीधे आपको जोड़ेंगे, आप उनसे सीधे बातचीत कर पाएंगे और जानेंगे कि कोरोना को हराने के लिए हमें क्या कदम उठाने जरूरी है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। बेबसी, लाचारी, दर्द, ये सब कुछ देन है एक बीमारी की। हर रोज मिल रहे 2 लाख से ज्यादा केस और हर गुजरते दिन के साथ मौत के मुंह में समा रहे 4,000 से ज्यादा लोग। कोरोना की दूसरी लहर के सामने सिस्टम कितना लाचार हो गया, इस बात का अंदाजा आंकड़ों से ही पता चल रहा है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर में केस मिलने के ग्राफ गिरा हो, लेकिन मरीजों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है कोरोना से सावधान रहने की और इसके लिए हाथों को लगातार धोते रहें, चेहरे को हाथों से छूने से बचें, खुले इलाके में ना खांसें और बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं। तमाम तरह की सावधानियां और जागरूकता के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना की इस मार के बीच क्या सावधानियां बरतनी हैं और कोरोना से ठीक होने के बाद भी क्या करना है, ऐसी कई चीजें हैं जिनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी आज की चर्चा। तो ऑपरेशन कोरोना को लेकर लगातार हमारी ये कोशिश है कि आप तक सही वक्त पर सही जानकारी पहुंचे और अब तक ये हालात आखिर क्यों हुए, हम इसको भी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या करने की जरूरत है। क्योंकि कई चुनौतियां अभी आगे है, जिसमें तीसरी लहर भी है, जिसमें मौजूदा हालात भी है, जिसमें ब्लैक फंगस भी है। क्या करना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है, क्या तैयारियां हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, कहां कमियां हैं, तमाम चीजों पे बात करेंगे। इस बीच अगर आपके जहन में भी, यानी जो लोग इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो अपने नाम के साथ कमेंट करें। हम अपना जो सवाल है आपका वो कमेंट करें। हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आपके नाम के साथ जो एक्सपर्ट होंगे उनसे जवाब लिया जाए। तो आप लोगों के जहन में अगर कोई भी कोरोना से जुड़ा हुआ सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, हम आपके नाम के साथ पूरी कोशिश करेंगे उस सवाल को एक्सपर्ट से पूछने की और आप तक जवाब पहुंचाने की। तो हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाने की कोशिश करें। कोरोना से ठीक होने के बाद अपना खास ध्यान रखें। क्या कुछ करें, इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर भी क्या कुछ करना है, इसको लेकर भी लगातार हम वक्त वक्त पे जानकारी देते रहे हैं और जो एक्सपर्ट है उनसे बात करते रहे हैं। जी, तो जिस तरह से राजेश आपने बिल्कुल सही बताया कि तमाम दर्शक हमारे प्राइम न्यूज के ऐसे हैं जो फेसबुक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीधे आप अपना सवाल पूछिए फेसबुक में, आपके नाम के साथ हम आपके सवाल को डॉक्टर्स तक पहुंचाएंगे। और ये ऑपरेशन कोरोना आज हमने इसलिए रखा क्योंकि लगातार प्राइम न्यूज ने, आप सबको याद होगा, जैसे ही दूसरी लहर की दस्तक इस देश में महसूस की गई, प्राइम न्यूज ने प्राथमिकता के आधार पर इस खबर को सबसे ऊपर रखा। हमने रोज अपने पैनल में डॉक्टर्स को बुलाए, डॉक्टर्स को बुलाकर हमने आपके संबंध में ही तमाम ऐसे प्रश्न पूछे जिनका समाधान आपको जाकर क्लिनिक में ही मिलता, लेकिन घर बैठे प्राइम न्यूज ने आपको हर सवाल का जवाब दिलवाने की पूरी कोशिश की है। तो आज 2 घंटे की इस चर्चा में हम आपको दूसरी लहर में जिस तरह की सावधानी बरतनी है उससे तो आपको जागरूक करेंगे,
ठीक 7 से 8 बजे के बीच में एक और पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उसमें भी हम आपको तीसरी लहर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। आपके घर का एक एक बच्चा सुरक्षित रह पाए, इसकी जिम्मेदारी यहां पर प्राइम न्यूज उठाने वाला है। प्राइम न्यूज आपको सारे अपडेट्स देगा। ब्लैक फंगस से बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता रहे हैं कि शुगर लेवल को लगातार आप मॉनिटर करते रहिए। एस्टेरॉयड का गैर जरूरी इस्तेमाल आपको नहीं करना, यह सबसे ज्यादा घातक होगा आपके लिए। मास्क और चश्मे से फंगस को रोका जा सकता है, यह भी आप ध्यान रखिए। और कोरोना से रिकवरी के लिए आपको अच्छे और हवादार कमरे में खुद को आइसोलेट करना है। ऐसे कमरे में नहीं रहना है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। हवादार का मतलब सीधा सही है कि आप ऑक्सीजन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहिए। और मास्क को हर 8 घंटे में आपको या तो बदल देना है या उसको धुल देना है। आपको साफ मास्क ही पहनना है, क्योंकि 8 घंटे के अंदर उसमें काफी ज्यादा वायरस आपकी सांस के जरिए पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप संक्रमित हैं तो आपको मास्क बदलते रहना है। शरीर का तापमान और साथ ही आपको अपने ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को लगातार मापते रहना है। रिकवरी होने के बाद कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, क्योंकि सावधानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार। और प्राइम न्यूज की लगातार ये प्राथमिकता रही है कि आपको हम लगातार अपडेट करते रहें। ड्राई फ्रूट आपको खाने हैं, विटामिन सी आपको लेना है, आपको जिंक, जिन डाइट में जिंक ज्यादा पाया जाता है आपको वो भी भोज्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करना है। तो राजेश, यहां पर लगातार हम इनको समझाने की कोशिश करें कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। देखिए, साइनस में आपको कहीं ना कहीं समस्या आती है, आपकी नाक बंद हो जाती है ब्लैक फंगस के दौरान, आधा चेहरा आपका सुन्न हो जाता है, मतलब आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। आंखों में सूजन आएगी, नीचे काले घेरे बन जाएंगे। अगर ऐसा कोई लक्षण है तो मतलब ब्लैक फंगस के आप शिकार हो चुके हैं। आंखों से आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा या बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। सीने में जकड़न रहेगी, तेज दर्द रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे चुभन है, और सांस लेने में समस्या आपको होगी ही होगी। अगर ये आपको अचानक होता है और अगर इस बीच में अचानक तेज बुखार आपको आ रहा है, जा रहा है, तो निश्चित रूप से ब्लैक फंगस है। और ब्लैक फंगस से बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं? शुगर लेवल को आपको लगातार मॉनिटर करना है। जो भी हमारे दर्शक प्राइम न्यूज के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सवाल पूछ सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपको मैं यहां पर रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, प्रेसिडेंट CAHO हैं, डॉक्टर गिरधर जे ज्ञानी हैं, निदेशक AHPI हैं, डॉक्टर संजीव के सिंह हैं, निदेशक AMS हैं, और डॉक्टर अरिंदम कर हैं, रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विजय अग्रवाल आपसे है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, अभी भी लोगों के मन में तमाम ऐसे सवाल हैं कि आखिर कोरोना के लक्षण लगातार जो बदल रहे हैं। पिछले साल का आपको याद होगा कि लोग सामान्य तरीके से जानते थे कि हमको बुखार आएगा, जकड़न होगी, सांस लेने में हमको समस्या आएगी, इस और सर्दी खांसी जुकाम होगा ही। लेकिन इस बार के लक्षण अलग हैं। लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तमाम दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मन में जो सवाल हैं दूसरी लहर के दौरान किस तरह से कोरोना वायरस ने अपने लक्षणों को बदला है, आप एक बार ये ब्रीफ कर दीजिए। दूसरी लहर में जो नंबर हमारे का जो नंबर है वो बहुत अधिक हुआ है, और इस बहुत अधिक नंबर होने के कारण हमारे जो स्वास्थ्य की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा चरमराया है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये नंबर बढ़ा तो उससे एक डर जो है लोगों के दिल में एक जबरदस्त डर बन गया है। उसका कारण है कि लगभग आज के दिन में हर परिवार में आप किसी ना किसी व्यक्ति को जान रहे हो जो शायद इससे ग्रसित हो चुका है या इससे अपनी जान खो चुका है। लेकिन इस भय का मतलब यदि हम टोटल आंकड़े देखें तो आप देख रहे हो कि पूरे देश में अभी 2% लोग यानी 100 में से 2 लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। 98 नहीं है। लेकिन इस समय पर हम देखें तो ऐसा लगता है कि पूरा देश ग्रसित है। बिल्कुल। तो ये जो डर है, इस डर के कारण 2 चीजें हो रही हैं। एक तो दवाइयों का अधिक इस्तेमाल हो रहा है, इन्वेस्टिगेशंस का अधिक इस्तेमाल हो रहा है, और इस अधिक इस्तेमाल से एक ऑलरेडी आप समझिए कि मेरे को टेस्ट करने की जो किट्स हैं वो जितनी होनी चाहिए, वो जितनी जिनको जरूरत है उनकी जगह उन सब लोगों को भी मिल रही है जिनमें मैं बगैर टेस्ट के ये काम चला सकता। ठीक है। तो ये आज के दिन में ये जो दूसरी लहर है, ये लहर सब देशों में आई है। इससे हमें जूझना है, इससे हमें डर का माहौल को थोड़ा हमें काबू पे लाना है। बिल्कुल। क्योंकि डरने से कुछ होना नहीं है। आप देखिए परसों ही हमारे एक बड़े परम मित्र विशिष्ट सब जानते हैं उनको, डॉक्टर के अग्रवाल,
उससे एक हफ्ता पहले शेखर अग्रवाल जी। अब ये लोग वो हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई दवाई की कमी नहीं थी, पर किसी न किसी कारण से हमने खोया है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत से लोग हैं डॉक्टर साहब जिनको खोया है। मैं दोबारा आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, अभी बहुत लंबी चर्चा है डॉक्टर साहब, कई सवाल हैं, उनका जवाब आपसे लेंगे। डॉक्टर गिरधर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब हम देख रहे हैं कि जो 15 दिन पहले हालात थे उनमें काफी सुधार है। अगर आज की बात करें तो आंकड़ों में भी काफी गिरावट आई है, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो कम नहीं हो रही, यानी जो मरने का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा, वो उतना ही है या उससे ऊपर जा रहा है। क्या वजह है सर कि अगर रिकवरी हो रही है, कम मामले आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है वो कम नहीं हो रहा वो आंकड़ा? तो देखिए, ये हम सबको पता है कि ये जो कोरोना की वजह से जो मृत्यु हो रही है, ये उनकी मृत्यु हो रही है जिनको संक्रमण 15 दिन 17 दिन 18 दिन पहले हुआ होगा। वो संक्रमण होते क्योंकि वो सब लोग आईसीयू में है या वेंटिलेटर के ऊपर है, क्रिटिकल हालत में है, तो केसेस तो आप देख रहे हैं कम हो रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी आईसीयू में हैं उनकी मतलब कई लोग जो है वो निकल आएंगे उसके बाहर, लेकिन कई लोग जो है ना वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो डेथ का फिगर है ये कम से कम आपको 6 दिन और मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये डेथ का फिगर थोड़ा सा इसी तरह से चलता रहेगा। हाँ, तो मतलब आपका ये कहने का यहाँ पर संकेत है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, वो जो उसका प्रारंभिक चरण है कोरोना संक्रमण का, वो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, वो लोग उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये मृत्यु उनकी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अस्पतालों में है। ये उनकी मृत्यु नहीं हो रही जो घर में, अस्पतालों में जो आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, इनके ऊपर हमें लगातार ऑक्सीजन दे के चले जा रहे हैं और इनका जो इन्फेक्शन है लंग्स में है वो अभी कम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मरीजों को, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की इनटेक ज्यादा होता चला जाएगा और इन्फेक्शन कम नहीं हो पा रहा है, सच केस नेचुरली वो लोग कई बार ना नहीं बच पाते हैं। तो आपको एक हफ्ते और देखना पड़ेगा, ये जो मरीज ऑलरेडी आईसीयू में है क्या ये निकल पाएंगे वहां से या नहीं निकल पाएंगे, ये इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर गिरधर, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, हालांकि डॉक्टर्स लगातार उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या इसमें अन्य बीमारियों का भी योगदान है कि इम्यूनिटी सिस्टम उनका धीरे धीरे वीक हो ही रहा था, लेकिन जो उनको पहले से बीमारियां थी कि जैसे निमोनिया के केस बहुत सारे ऐसे सामने आए कि उसमें मृत्यु हो ही रही है, साथ ही शुगर लेवल हो गया, साथ ही अगर मान लीजिए किसी का भी हाल ही में कैंसर से इलाज हो रहा था और कीमोथेरेपी उसने ली है, क्या ऐसे पेशेंट के ऊपर खतरा ज्यादा है? देखिए, ये आपको डॉक्टर विजय ने थोड़ा पहले बताया था कि इस बार जो ये वायरस आया है, ये इसके जो म्यूटेशंस आए हैं या जो इनके वेरिएंट्स आए हैं, उनमें ये एक लक्षण जो अलग पाया गया कि ये लंग्स को ज्यादा पहले के मुकाबले में ज्यादा इम्पेक्ट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 3 to 5 टाइम्स ज्यादा हुआ है। पहले कोविड में हमने देखा था कि जनरल वार्ड में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट मुश्किल से 40% बेड के ऊपर होता था। अभी हमें 90% बेड के ऊपर ऑक्सीजन देनी पड़ती है और आईसीयू में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 5 टाइम्स है पहले के मुकाबले में। तो इस वेरिएंट्स का या म्यूटेशन जो हो रहे हैं उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट अलग है। और जिन लोगों में ये अगर अपना जो इम्यूनिटी अगर कम है लंग्स की, तो वो इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। और एक बात जो मैं इसको आगे भी चर्चा में आएगी बार बार कि ये जो डॉक्टर विजय अग्रवाल ने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमने भय के कारण जो लोग आइसोलेशन में हैं वो शुरू से उन्होंने एंटीबायोटिक लेना शुरू किया, सीरियल्स भी लेना शुरू कर दिया पहले दिन से। ये बाद में हम आपको और अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है कि ये जो हमारा मृत्यु दर इस बार है वो ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, यानी उसका भी असर है। और मैं डॉक्टर संजीव का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों से हमारी ये गुजारिश है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। अगर आपके जहन में कोई जुड़ा हुआ कोरोना से जुड़ा कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप अपने नाम के साथ हमें जरूर कमेंट करें। हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ आपके सवाल का जवाब लेकर आप तक पहुंचाए। तो आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट जरूर करें। डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास आऊंगा। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर को हमने देखा कि ज्यादा खतरनाक थी, ज्यादा इसमें लोगों की जान गई, ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तो क्या पहली लहर से जो सबक 1 साल का लेना चाहिए था, जो अनुभव था, क्या वो हमारे काम नहीं आया? और आखिर क्या वजह थी कि जो दूसरा लहर आई है वो बेहद खतरनाक थी, उसको हम संभाल ही नहीं पाए? तो इसमें हमारा बहुत जरूरी है ये समझना कि वायरस बिहेव कैसे करता है। और ये पहली बार ऐसे वायरस का बिहेवियर नहीं है। आम तौर पे वायरस भी
जीना चाहता है और वो जीने के लिए वो इन्फेक्ट करता है लोगों को, और उसके लिए लोग अपना कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या तो दवा ले लिया या अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, जिसके कारण से अब वायरस जनरली 99% ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो 7 से 14 दिन के अंदर अपने आप वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हमने कुछ ट्रीटमेंट लिया, कुछ हमने अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल किया, और वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो जो आपको पहले वेव में दिखाई दे रहा था कि हमारा स्पाइक प्रोटीन बहुत हैवी था, एस प्रोटीन बहुत हैवी थे, लेकिन अब एक म्यूटेशन आया, पहले हमारे यूके से कुछ ट्रैवलर्स आए, फिर साउथ अफ्रीका ब्राजील से कुछ ट्रैवलर्स आए, और कुछ हमारे खुद के इतने हैवी इन्फेक्शन थे। उसके बाद पता चला कि हमारे पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर वेरिएंट निकल के आए, क्योंकि देसी म्यूटेंट पहले एक ही तरह का म्यूटेशन था, उसके बाद डबल म्यूटेंट आना, वो वायरस अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। हाँ। और वो चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए सेकेंड वेव डेफिनेटली किसी भी तरह पे फॉर एनी कंट्री ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। अगर आप देखेंगे केस फैटेलिटी रेट, अगर फर्स्ट राउंड पे कितना इन्फेक्शियस था और कितने लोग मरे, वो हमारा 1.3 था, अभी हमारा 2.2 बढ़ गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी मौतें इस बार ज्यादा हुई हैं। और क्यों हुई है? क्योंकि इन्फेक्टिविटी डबल म्यूटेंट से ज्यादा था। अब दूसरा मार्कर हम देखें, इन्फेक्शियस फेटालिटी रेट, अब इन्फेक्शन की वजह से कितना बढ़ा? तो फर्स्ट राउंड में हमारा करीब 1.922% पे था, जो कि बढ़कर के 3.5 हो गया। पहले वेव में हम कहते थे कि R03 है, मतलब एक मरीज 3 को इन्फेक्ट करता है। जब हमारा सर्ज बढ़ा फरवरी लास्ट और मार्च के अंदर, R0 एक बंदा 660 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। हाँ। तो ये सारे कारण हैं, बिहेवियर चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है, हमारी अप्रोप्रिएट बिहेवियर कई जगह पे इतनी लंबी रैली हुई कि हम फॉलो नहीं कर पाए, और उस वजह से हमारी कुछ देश के बाहर के म्यूटेंट्स भी आए जो कि ज्यादा इन्फेक्शियस थे। तो ये सब कारण थे जिसके कारण हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अरिंदम कर भी हैं, रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल से हैं जुड़े हुए, मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं। तो डॉक्टर अरिंदम, हम आपसे भी यहाँ पर एक बात पर सबसे पहले एक मतलब क्लेरिफिकेशन चाहेंगे। एक अफवाह है और ये सोशल मीडिया पर ये मैसेज काफ़ी तेजी से ट्रेंड हो रहा है कि अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, वो घर में है, आइसोलेट है, और अगर वो 14 दिन तक सेफ है, वो अगर उसकी मृत्यु नहीं होती, अगर वो क्रिटिकल नहीं होता, तो इसका मतलब है वो कोरोना से ठीक हो चुका है। क्या ये भ्रम लोगों के मन में बिल्कुल सही है? क्या इसके पीछे कोई ठोस थ्योरी है, या सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, लोगों को डॉक्टर पास जाना चाहिए? अगर वो ठीक ठाक है घर में, राइट ना, देखो आपका वायरस जो फेज ऐसा है कि आपका पहले 5 दिन से 6 दिन तो वायरल विल रेप्लिकेट, तो वायरस बढ़ता जाएगा, और फिर से ऑनवर्ड द इम्यूनिटी विल रिएक्ट अगेंस्ट द वायरस। अगर वो रिएक्शन इनअप्रोप्रिएट हो, देन व्हाट हैपेंस, देन वो साइटोकाइन स्टॉर्म, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वो ज्यादा हो जाता है। तो हमारा जो 5% पीपल हु आर गेटिंग अ वेरी सीवियर डिजीज, उनका यही हो रहा है। वायरस इज नॉट अफेक्टिंग द, इज नॉट किलिंग द पीपल। ये हमारा इम्यून सिस्टम का जो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, दैट इज किलिंग द पीपल। तो ये नॉर्मली विदिन 5 to 12 डेज सबसे ज्यादा होता है। तो वंस यू आर, अगर आपको 12 दिन तक नहीं हुआ है, तो 14 दिन तक वायरस भी सिस्टम से निकल जाएगा, और आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस 14 दिन का बाद आपका रिएक्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ओनली वन थिंग नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, इनका इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी एक्टिवेटेड। मानो आपका 7th डे और 8th डे ऑनवर्ड उनका शुरू हुआ है, उनका हमने देखे हैं इवन ऑन द 3rd वीक समटाइम्स इट इज रिकरिंग, इट इज कमिंग बैक। सो इफ यू डू नॉट हैव अ सिम्पटम ऑन द फर्स्ट 2 वीक्स, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली कि 14 वीक तक आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक,
डॉक्टर विजय अग्रवाल, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो पहली लहर आई और फिर दूसरी लहर आई, हम सब ने देखा कि कैसे उसने तबाही मचाई। अब भी हालांकि धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। क्या जो कदम उठाए गए, चाहे ऑक्सीजन को लेकर, चाहे रणनीति को लेकर जो रणनीति अपनाई गई, आपको लगता है उसमें कहीं कमी रही है? सरकार ने जो फैसले लिए उसमें मेडिकल से जुड़े हुए कुछ लोगों का होना बेहद जरूरी था, जो सही रास्ता और सही वक्त पे सही कदम उठाते। मेरे विचार से हमारी जो सबसे बड़ी भूल हुई है कि वो हमने दूसरे देशों में, हम देख रहे थे कि जो सेकंड वेव है अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्राजील में, हर जगह पे जो दूसरी वेव आई थी वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उन देशों में भी उन्होंने तबाही मचाई। हमारे यहाँ जब हमारी पहली वेव ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बन रही थी, दिसंबर के एंड तक हमें ऐसा लगने लगा कि भाई हमने कोरोना पे विजय पा ली है। तो ये जो माइंडसेट कहीं ना कहीं पर कुछ लोग, हम लोग बोल रहे थे कि भाई ये सेकंड वेव आ सकती है एक्सेट्रा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि और इस समय पे जो सबसे बड़ा कदम हमें उठाना चाहिए था, हाँ, वो उठाना चाहिए था कि वैक्सीन ही इसका अल्टीमेटली जो अंतिम रास्ता है, बिल्कुल प्रभावशाली जो रास्ता है वो वैक्सीन है। और वैक्सीन हमारे देश में 2 कंपनियां वैक्सीन बनाने की सक्षम है। हमने उनको वैक्सीन बनाने के लिए ऑर्डर ही नहीं दिया, बल्कि ये हालत हो गई कि उन्होंने, बल्कि दूसरे देश उनको ऑर्डर दे रहे हैं। आज मैं उनको उन देशों को भी सप्लाई नहीं करने दे रहा हूँ। तो एक अजीबोगरीब सारी हालत हुई है और इसमें डेफिनेटली जो एक गलती हुई है और इनको स्वीकार करना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ है। लेकिन अब होने के बाद इस समय पे भी हमें वैक्सीन जहां से भी कहीं से मिले वो वैक्सीन आने चाहिए। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल, यहाँ पर एक रास्ता तो देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरे देशों पर निर्भर रहने से ज्यादा बेहतर ये रास्ता हो सकता है कि जो हमारे इंडिया की अभी पूरी तरह से डेवलप्ड फार्मासिस्ट कंपनियां हैं उनके साथ फॉर्मूला क्यों ना साझा कर दिया जाए, उनको मैदान में क्यों ना आखिर उतार दिया जाए ताकि वो भी उत्पादन करने की श्रेणी में आ जाए। देखिए, वैक्सीन बनाना बिल्कुल जैसे किसी दवाई को बनाने जैसा नहीं है। इसके लिए बकायदा आपको एक बहुत ही विकसित तरीके की सारी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा होना पड़ता है उसको, क्योंकि क्या है कि अगेन कोई गलत तरीके की दवाई यदि आप सब स्टैंडर्ड तरीके की दवाई बन करके यदि चली गई मार्केट में तो हम बहुत अधिक पछताएंगे। तो उसके अंदर कोई शॉर्टकट का उससे सवाल नहीं है, लेकिन उन सब चीजों का ख्याल करते हुए हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, और दूसरा मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूँ कि हम कई बार अपने आंकड़ों को देखते हैं वैक्सीन के मामले में। इस समय आपके पास ऐसे आंकड़े आएंगे व्हाट्सएप पे जो ये कहेंगे कि हमारे देश में हमने सबसे अधिक वैक्सीन लगाए हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी जनसंख्या का अभी हमने 6-7% लोगों को ही वैक्सीन लग पाए, जबकि अमेरिका में 50 से 60% लोगों को लग गए, इजराइल में 90% से अधिक को लग गए। तो मुझे अपनी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से मुझे अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना है। देश के जाने माने डॉक्टर्स का इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे तमाम वो सवाल कर रहे हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं। आपके जहन में भी, चूंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी तमाम जो दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है कोरोना से जुड़ा हुआ तो अपने नाम के साथ सवाल जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब एक्सपर्ट से लेने का। और ब्रेक पे जाने से पहले भी आलोक ने कई सवाल पूछे, हम लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। मैं डॉक्टर गिरधर का रुख करूंगा इस वक्त। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन ही एक बड़ा हथियार है कोरोना को हराने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, लेकिन हमारी जो देश की आबादी है उस हिसाब से देखें और अब तक के अगर आंकड़ों को देखें तो वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है उसमें कितना वक्त लगेगा सर पूरा होने में? ये देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना इसको रैकअप कर पाएंगे। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, थोड़ा सा हम इसमें चूक कर गए कि जैसे हमारे पास फाइजर ने ऑफर दिया था आज से 3 महीने पहले कि हम आपके यहाँ वैक्सीन बनाना चाहेंगे, उस समय हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके कारण थे कि उनका -70 डिग्री का रिक्वायरमेंट था,
प्लस वो ट्रायल करना चाहते थे, तो थोड़ी सी वहाँ पे हम डिले कर गए। दूसरा ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट को हो सकता है हम थोड़ा सा पहले से ही सजग कर देते कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन अब क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इस समय हमारे पास जाइडस की वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है। फेज 3 ट्रायल उसका खत्म हो चुका है। स्पुतनिक की बहुत बड़ी क्वांटिटी आने वाली है। तो मुझे ये लगता है अगस्त तक आप देखेंगे कि हमारे यहाँ वैक्सीन की पोजीशन काफी सुधर जाएगी। और मैं ये चाहूंगा कि सरकार ये निश्चित करे, जो कि पॉसिबल है, कि दिसंबर तक हमारा सभी पॉपुलेशन को कम से कम 1 डोज मिल जाना चाहिए, जो मुझे संभव नजर आ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर विजय अग्रवाल, आपके पास एक बार मैं आना चाहूंगा। आपने प्रबंधन में भी काफी ज्यादा दिनों तक आपने काम किया है, एक अच्छा खासा आपके पास अनुभव है। गांवों को लेकर एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ कि गांवों में कोरोना का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। तो डॉक्टर विजय, आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह की यहां पर रणनीति बनाई जाने की जरूरत है कि गांवों में कोरोना को फैलने से रोका जा सके? क्योंकि आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाएगा कि गांव में अस्पतालों की हालत क्या है। 10-10 किलोमीटर में एक अस्पताल है, वहां पर भी एक डॉक्टर ऐसा बैठा हुआ जो कि काबिल डॉक्टर कहा जा सकता है। इस वक्त सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को किस तरह के रोडमैप की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि गांवों में जो कोरोना फैल रहा है और यदि बहुत अधिक फैला तो वास्तव में वहां पर तबाही होगी। लेकिन ये इस समय पर एक मौका है कि हमें गांव से लेके कस्बों पे, छोटे शहरों में जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक बैंडेड की तरह से ठीक करने की जरूरत नहीं है। चक्कर क्या है कि ऑक्सीजन की हाय तौबा हुई तो उन्होंने कहा जी ऑक्सीजन पहुंचा दो गांव में। भैया ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि वहां पर बिस्तर ही नहीं होगा, वहां पर डॉक्टर नहीं होगा, वहां पर नर्स नहीं होगी, तो सिर्फ ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा। तो ये इस समय पर एक मौका है। इस समय पर ऐसा है कि टेलीमेडिसिन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं जो गाँव में मैं कह सकता हूँ कि एक विशेषज्ञ की जो राय है वो मैं वहां पहुंचा सकता हूँ बहुत सही। लेकिन यदि किसी की हड्डी टूट गई है तो उसके लिए तो कोई व्यक्ति चाहिए वहां पर। मुझे कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि एक्सरे हो, उसको कोई प्लास्टर लगाए, उसको कोई व्यक्ति उसका टेम्परेचर ले। आज क्या है कि यदि उसको कोरोना होता है तो वहां पर कौन जा करके, आपको एक शायद मोबाइल की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जा करके उनके टेस्ट वहीं से हो जाएं। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार को जी और प्राइवेट सेक्टर को साथ में बैठ के ठीक है हमें एक योजना बनानी। जी सर, आपके पास दोबारा मैं आऊंगा। डॉक्टर संजीव, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि अब भी लगातार एक्टिव मामले सामने आ रहे हैं। ग्राफ जरूर कम हो रहा है लेकिन मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उनको लगता है कि अब तो ऑक्सीजन की जरूरत है, अब तो बेड की जरूरत है, अब तो अस्पताल जाना पड़ेगा। जबकि हमारे सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो घर में रहकर भी ठीक हुए हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो पॉजिटिव हुए हैं? क्या उन्हें घबराने की जरूरत है? क्या शुरुआत में ही ऑक्सीजन की जरूरत है? क्या कुछ आप उनको सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में इलाज करवा रहे हैं? ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हुआ क्या कि सेकेंड वेव का सर्ज इतना बड़ा और हर जना इतना घबराया हुआ था कि वो हॉस्पिटल के लिए वो रश कर रहा था। बिल्कुल। और उसको बेड के लिए रश करने की वजह से अगर उनको एडमिट किया तो बेड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई। तो आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। इसमें हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए और गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज और एनजीओ को भी और मीडिया चैनल जो आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं इसको हमको कम्युनिकेट करते रहना चाहिए हर स्टेटस पे, मेट्रो में हो चाहे सेमी अर्बन में हो चाहे रूरल में हो। हमें माइल्ड केसेस के अंदर जहां हमारी सैचुरेशन 94 है, हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है हमारी 24 से बढ़ नहीं रही है, हमें बहुत ही मामूली से तकलीफ है जो कि बुखार है। बुखार में मैं वापस कहना चाहूंगा सीडीसी ने रिकमेंड किया है कि 100.4 के ऊपर ही हम बुखार मानते हैं। अभी हो क्या रहा है कि 99, 92, 99.2 बहुत जरूरी बात आपने बोली। लोग पैनिक कर रहे हैं। तो हम बुखार हो, रनिंग नोज हो, सोर थ्रोट हो, इससे ये सारी जो सिम्टम्स हैं उसको हमको घर पे मैनेज करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए?
हमको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन हर समय चेक करते रहना चाहिए। हमें अपना बुखार चेक करते रहना चाहिए। अगर बुखार है तो उसकी हमें लगातार दवा लेनी चाहिए। हम जनरली क्या कर रहे हैं, SOS बुखार की दवा ले रहे हैं। जब बुखार आता है फिर हम लेते हैं। तब तक हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे लंग में और बॉडी के अंदर। तो हम अगर उसको थोड़े टाइम के लिए लगातार लेंगे 2 दिन तक के लिए, तो हमें वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अगर हम ये सब मॉनिटर करते रहेंगे तो 83% केसेस में हमें रश करने की जरूरत ही नहीं है, ना पैनिक करने की जरूरत है। और आप जो बात कह रहे हैं, हम घर पे आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर बोली है डॉक्टर। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट है, उसको भी हम देख करके थोड़ा सा एहतियात बरत सकते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर जिस तरह से ऑक्सीजन की आपने बात कही, और ऑक्सीजन से जुड़ी हुई एक और बड़ी समस्या से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है, और भी व्यापक तरीके से जूझ सकता है, वो ये कि बिना वजह के अत्यधिक ऑक्सीजन के इस्तेमाल से बॉडी में नमी ज़्यादा इकट्ठा हो रही, क्योंकि उसमें पानी होता है सिलेंडर में, उसके साथ वो ऑक्सीजन ब्लड में जाकर घुलता है, और इसके चलते ब्लैक फंगस के मामले पूरे प्रदेश में भी देखे जा रहे हैं, पूरे देश में देखे जा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे कि जब तक डॉक्टर रिकमेंड न करे तब तक ऑक्सीजन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ब्लैक फंगस भी है? तो हमें ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये ब्लैक फंगस का कारण क्या है। एक मेन डेफिनेटली एक मेन कारण है जहाँ पे हमारी वेंटिलेशन इम्प्रॉपर है। तो अगर हम उसको घर पे अगर ट्रीट करते हैं या हम अगर हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं, अगर हमारी इंडोर एयर क्वालिटी ठीक नहीं है तो हमारा ये ब्लैक फंगस ग्रो कर सकता है। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही बताई कि ऑक्सीजन के अंदर ह्यूमिडिफायर होता है, जो कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये जब हम ऑक्सीजन देते हैं D टाइप, B टाइप, A टाइप सिलेंडर में, तो हम रेगुलेटर के थ्रू, एक ह्यूमिडिफायर के थ्रू देते हैं। बिल्कुल। और अगर हमने उसको ढंग से साफ नहीं किया हुआ तो ह्यूमिडिफायर के थ्रू वापस म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। तीसरा जो कारण है, हम सब लोग इतना घबरा गए हैं तो वो डे 1 से स्टेरॉइड चालू करते हैं, और अगर हम उसको एडमिट भी कर लेते हैं तो इंजेक्टेबल स्टेरॉइड चालू करते हैं, और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड को बहुत हेवी डोज में चालू कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस के अंदर हम 2-2, 3-3 हफ्ते तक स्टेरॉइड देते हैं, तो म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। चौथा कारण ये है कि हमने अगर इंजेक्टेबल स्टेरॉइड दिया तो हमारी इम्यूनिटी लेवल अपने आप डाउन हो जाती है। ये स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट है। तो उसमें इम्यूनिटी लेवल डाउन होने पे अगर हम एक्सेसिव एंटीबैक्टीरियल यूज भी करेंगे तो एक नया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होता है, जिसको फंगल इन्फेक्शन करते हैं, उसके थ्रू हमारा म्यूकोरमाइकोसिस वापस हो सकता है। तो कुछ कारण हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैं, कुछ कारण हमारे ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को देख करके हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक स्टैंडर्डाइज करेंगे तो हम काफी हद तक म्यूकोरमाइकोसिस से भी विजय पा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर अरिंदम, आपका रुख करेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में एक डर का माहौल है। डर बहुत बड़ी चीज है और लोग जो है वो डरे हुए हैं, चाहे जो घर में है वो भी, जो अस्पताल में है वो भी, एक डर का हर तरफ वातावरण है। वो कहते हैं ना कि अगर पैर में सुई चुभी हो तो पता चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कह दे सांप ने काटा है तो इंसान दम तोड़ देता है। ऐसे लोगों के लिए सर, जिस डर को कैसे काबू किया जाए, अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो सकारात्मक रह के कैसे इसको जीता जा सकता है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे? ओके, फर्स्ट थिंग तो आई थिंक वी ऑल नीड, हम सबको इंक्लूडिंग द मीडिया आल्सो, वी नीड अ प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग द मीडिया आल्सो। तो मीडिया सबसे ज्यादा शायद डर मीडिया से लोगों को लग रहा है, राइट? आपको समझना है only 5% of the people affected will get a severe, moderate to severe disease. Rest of the 80 to 95% will be having mild or asymptomatic. Third thing is जो I am very strongly trying to propagate this theory कि आप पैरासीटामोल मत लीजिए, क्योंकि आपका जिसका माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है उसका कोई वायरल फीवर की तरह 1 या 2 दिन में बुखार चला जाएगा। अगर आप घर में बैठ के पैरासीटामोल लेते जा रहे हो ऑलमोस्ट 7 days 10 days, तो उससे क्या होगा, आपका सिम्टम तो कम हो जाएगा, लेकिन जिसका मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है उसका अंदर ही अंदर एक डिजीज खोखला करते जाएगा लंग्स को। 8वें या 10वें दिन आके ऑक्सीजन गिरेगा। द बेस्ट पॉलिसी इज टू मॉनिटर विदाउट हैविंग पैरासीटामोल। और जैसे संजीत सर ने बताया कि फीवर का आपको ये बोलना पड़ेगा कि 100.4 इज योर कट ऑफ, और मे बी चलो 100 लेके चलते, 98-99 में फीवर नहीं बोलते, और वो भी नापना ठीक से होता है।
कि ओरल टेम्परेचर लेना होता है, स्किन टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर नहीं। तो अगर आपका एंड ऑल्सो आपको जो अर्ली वार्निंग साइन, बॉडी विल ऑलवेज गिव यू वार्निंग साइन, उसको इग्नोर मत कीजिए। और वार्निंग साइंस क्या है कि आपका बुखार 4-5वें दिन कम नहीं हो रहा है, आपका खांसी बढ़ रहा है, ये आपका सब एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि सैचुरेशन बहुत देर में गिरता है। और एक बार ये सेकेंड वेव में जब सैचुरेशन गिर रहा है देन इट इज वेरी फास्ट डिटोरिएशन, so you have to pick up the signal before the saturation drops, and the signals are आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, आपका खांसी कम नहीं हो रहा है, आपका डायरिया कम नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग नॉन रेजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम इन 96 आवर्स, so that is the most important aspect. I will take 30 seconds to comment on the previous thing if you allow me so. एक आप लोग बोल रहे हो वैक्सीनेशन राइट, अगर मान के चलो हमारा 2 वैक्सीन वाला ही काम चलता है, हम सिंगल डोज वैक्सीन इंडिया में नहीं लाते, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट 270 करोड़ वैक्सीन आर रिक्वायर्ड एवरी ईयर। विल इट बी पॉसिबल? सो आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए, जो भी आप ये ले लो। एंड सेकेंड इज ऑल्सो द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर। हमारा डॉक्टर्स लोग, हमारा नर्सिंग लोग, इनका प्रॉपर ट्रेनिंग कोविड में होना चाहिए। आई हैव नॉट सीन एनी प्रोग्रेस और एनी प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से कि कोविड का स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया गया, कोई टूल की बनाया गया, कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया। हाँ। थैंक यू जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर ये सुझाव दिया। डॉक्टर विजय अग्रवाल, आपके पास एक बार आना चाहेंगे। और एक बहुत ही मूलभूत समस्या इस दूसरी लहर में देखने को मिली है, पूरे देश में मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पिछले साल आपको याद होगा कि एक केस आता था और आसपास के 10 किलोमीटर के लोग जान जाते थे कि वहां पर कोरोना है, हमको वहां पर नहीं जाना। लेकिन इस बार लोग छिपा रहे हैं, वो खुद जानता है कि मुझे कोरोना है, मेरे अंदर लक्षण है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप व्यक्ति ऑफिस जाता है या अपने घर में, अगर वो क्वारंटीन भी है तो आसपास के लोगों को बताना जरूरी नहीं समझ रहा है, मास्क लगा के खुद जाता है, सामान खरीद रहा है। क्या ये मानसिकता ठीक है इस वक्त? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस मैंने आसपास देखे हैं, लोग खुद संक्रमित हैं, उसको अच्छे से पता है कि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। ये सवाल है कि देखिए, ये पहला एक बड़ा फर्क है पहली वेव और दूसरी वेव में। पहली वेव में जो नंबर था संक्रमित लोगों का वो बहुत लिमिटेड था, और इसलिए उनको हम लोगों को आइसोलेट करना एक्सेट्रा आसान था, पूरी की पूरी RWA लग जाती थी। आज के दिन में यदि आप किसी भी सोसाइटी में चले जाइए तो वहां पर 40-50 परिवार हैं जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि उच्च वर्ग के लोगों को छोड़ दीजिए, एक अमूमन घर में मियाँ बीवी है, उसका एक बच्चा है, उसमें से एक व्यक्ति संक्रमित है, उसको अपनी दवाई कहाँ से लाए, अपना वो ग्रोसरी का सामान कहाँ से लाए? तो कहीं ना कहीं पर हमें ये कहना जरूरी है कि आपको मास्क लगाना, डबल मास्क लगाना, आपको पूरी प्रिकॉशंस लेकर के आपको अपना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो समय नहीं है जिसमें कि मैं लोगों को लॉक कहूं कि बिल्कुल आप अपने कमरे में बंद हो जाइए। तो इतनी सुविधा मेरे देश के सिर्फ 2% लोगों के पास ऐसी सुविधा हो सकती है। जो ज्यादातर लोग हैं उनके पास ये सुविधा संभव नहीं है, और सरकार मेरे लिए मेरा खाना मेरे घर तक नहीं पहुंचा सकती। मेरे को ग्रोसरी भी चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए, मुझे गैस चाहिए। जरूरी बात। लोगों को बगैर बात के इधर उधर ना जाए। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग शादी, ब्याह, मुंडन, धार्मिक संस्थान, इन सब जगहों पे जो हम लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे, उस पे थोड़ा अंकुश लगाएं। 15-20 लोगों से ज्यादा मिलने वाला काम ना करें, क्योंकि ये क्या, जैसे ही आप फिर खोलोगे फिर हम खूब भीड़ लगाएंगे, फिर वही सब शुरू हो जाएगा। तो वैक्सीन जो है ये बहुत ही अहम है इस समय पे। सब लोग डेफिनेटली वैक्सीन लगवाएं, और अपने ये जो हमने बात करी है कि भाई आप मास्क लगाएंगे, आप सैनिटाइज करेंगे, और जितनी आप सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं उतना रखें। ठीक। और ठीक,
मन को बहुत मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक सकारात्मक सोच जो है वो बेहद जरूरी है। डॉक्टर गिरधर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो अभी की हम बात करें कि ठीक है कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन लोग लगवा भी रहे हैं और पहल करनी चाहिए, अपना नंबर आने पे वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में देखें तो किस तरीके का खान पान सर होना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, कैसे अपने इम्यून को सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं उसे? देखिए, इस समय इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लास्ट टाइम जो कोविड की लहर आई थी उसमें एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया कि हमारे जो अपने देश की जो पारंपरिक चीजें हैं, चाहे वो हल्दी हो, लहसुन हो, इस तरह की चीजों का जो सेवन बढ़ा था उस समय, योगा करने की जो परंपरा कायम हुई थी, आई थिंक वो थोड़ा सा बीच में हम रिलैक्स कर गए हैं। बिल्कुल, एक्चुअली हमारे देश के जो मसाले हैं और हमारे देश के जो व्यायाम करने के तरीके हैं, अगर हम उनको सीरियसली करते रहें तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो भी सकता है और हुआ भी है लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी। लेकिन आप देखिए, कुछ लोग आराम से निकल आते हैं बाहर और कुछ लोगों को एकदम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ऑक्सीजन की एकदम शॉर्टेज हो जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। तो आई थिंक इस समय हमारे जो संस्थागत हमारे जो तरीके हैं देश के अंदर, आप उनको फॉलो करिए, प्रोटीन को ज्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, और बाकी तो जो निश्चित चीजें हैं कि आप डिनर जो है पहले खा लीजिए, आराम जल्दी खा लीजिए। तो ये सिंपल साधारण सी बातें हैं, लेकिन इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उससे बच पाएंगे। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर विजय अग्रवाल से आपने जो सवाल पूछा था ना, कि हमारे यहाँ जो वो बता रहे थे आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, पिछले 50 सालों में ध्यान नहीं दिया। सबसे जरूरी बात, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज कोविड आ गया तो फटाफट एक साल में आप कुछ कर लेंगे। अरे भाई, हमारे पास 1.3 बेड्स हैं 1000 पॉपुलेशन के लिए, अमेरिका में 5 बेड्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन के लिए, वो उसको संभाल नहीं पाए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया संभाल लेगा। तो जो आपको डॉक्टर विजय बता रहे थे, आपको अब उसको तैयारी करनी पड़ेगी, वेव 3 आए या नहीं आए, वेव 4 आए या नहीं आए, आपको 3.5 बेड्स मुहैया कराने हैं पर 1000। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपने जितने अस्पताल बनाए हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली में बेहताशा हॉस्पिटल बना दिए हैं, और आप 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो आई थिंक सरकार को इसके ऊपर अभी से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत जरूरी बात आपने बोली, बहुत ही जरूरी बात। बिल्कुल, यहाँ बेसिक स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर संजीव आपके पास आना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दो परिस्थितियां हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना से संक्रमित है, जिसका इलाज चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कोरोना से ठीक हो चुका है, वो पोस्ट कोविड मरीजों में आता है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो संक्रमित है वो तो अपना ध्यान रखता है, लेकिन जैसे ही उसकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आई, वो तुरंत एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है। 2 दिन बाद ही पता चला ऑफिस चला गया, या 2 दिन बाद ही किसी एक सामान्य पार्टी के अंदर जाकर वो चुपचाप हिस्सा ले रहा है लोगों को, क्योंकि अब उसको ये कि अब मैं निगेटिव हो चुका हूं। क्या ये रवैया ठीक है? लोगों को कम से कम कितने दिन तक अपने आप को मॉनिटर करने की जरूरत है, अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है? तो ये आपका प्रश्न बहुत ही उचित है, क्योंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे। हम तुरंत अपने ये तो काम पे निकलना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड केस के साथ रहे हैं जहां पे 15 मिनट के ज्यादा आपका कॉन्टैक्ट टाइम रहा है, तो हम उसको डिक्लेयर भी नहीं करते। बिल्कुल। तो और उसकी वजह से ना हम अपना टेस्ट कराते हैं, ना हम क्वारंटीन में जाते हैं। तो जब तक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम बिहेव नहीं करेंगे, तब तक हम इस चेन को कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने देखा, हम लॉकडाउन के अंदर भी क्या कर रहे हैं, हम अपने चेन को ही ब्रेक कर रहे हैं। तो हर सिटीजन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जहाँ पे हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनना है, इसके अलावा अगर वो किसी के संक्रमण में आते हैं तो उसको डिक्लेयर करना, उसका टेस्ट कराना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे अभी हम टेलीफोन के जरिए भी बता तो रहे हैं कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और आपका मास्किंग इम्पोर्टेंट है, उसी के हिसाब से आपने जैसे विजय अग्रवाल सर से आपने पूछा भी, तो रूरल एरिया में हमारी प्रॉब्लम क्या है, ना हम टेस्ट कर पा रहे हैं, तो टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ट्रेस नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आइसोलेट नहीं कर पा रहे। तो ये 3 जो चीज हैं
जो पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इस पे भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर अरिंदम, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार हमने देखा पहली और दूसरी लहर में एक फर्क ये बड़ा है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ज्यादा फैला है। अब भी ऐसे कई गांव हैं जो पूरे के पूरे बीमार हैं, लोगों को पता ही नहीं, उनमें लक्षण है लेकिन जांच नहीं हो पा रही, जांच हो रही है तो रिपोर्ट नहीं हो पा रही। सर, क्या वजह है कि इस बार गांव में कोरोना बड़े पैमाने पर फैला और इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? इस बार जो स्ट्रेन आया है, तो आपका म्यूटेटेड स्ट्रेन जो है, whatever the Western people have called it as Indian strain, we should have called it mutated China strain, we should have called it. So इसका आपका infectivity is much or the contagiousness is much higher, मतलब ये बहुत सीरियस है। और हमारा जो भी लास्ट ईयर फर्स्ट वेव में थोड़ा बहुत हमारा इम्यूनिटी हुआ था, whatever hard immunity थे, that is not working. Neither many of the times the vaccines are also not working. So मान के चलो ये सेकेंड फर्स्ट वेव आया which is almost a complete new virus to a completely vulnerable 135 crore population. So that's why it spread very fast. And also हम लोगों का complacency भी हो गया था, चलो हमने जीत किया है, हमारा बदलाव भी थोड़ा चेंज हो गया, हमारा इलेक्शन आया, कुंभ मेला आया, ईद आया, एवरीथिंग आया, तो हम लोग और and that's why it's there. The two other unique things, that is second wave or the second first wave what we call, ये कि बहुत सारा younger generation are also getting moderate to severe. बिल्कुल। And as I told before, कि deterioration बहुत थोड़ा ज़्यादा fast हो रहा है। ये तीन के सुबह जो पेशेंट ठीक है, वो शाम तक या अगले दिन सुबह बहुत ही ज़्यादा deteriorate कर, deterioration is fast. So that's why we are having a very difficult time to manage critical patients because the deterioration is fast and still unpredictable. But we still can save lives if we act in the first 7 and 8 days. It is more important for the doctors as well as the patient कि पहला 7-8 दिन में अगर आप ठीक नहीं, you have to take a proper precaution, proper consultation from a doctor who knows how to treat them. बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। डॉक्टर विजय अग्रवाल, आपके पास आना चाहेंगे और एक बहुत ज़रूरी यहाँ पर चीज़ हम समझना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं और उसके बाद वो ये सोच लेते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फंगस के मामले सामने नहीं आ रहे। कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं थोड़े दिन बाद कि हमको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हमारे सीने में तेजी से साथ दर्द होता है, हमारा हाथ सुन्न हो जाता है। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि हमारा आधा हिस्सा चेहरे का और कान के आसपास का पूरा सुन्न हो जाता है। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि हमको टेस्ट और स्मेल बिल्कुल भी अभी पहले की तरह सामान्य नहीं है और इस बात को उनके 5 से 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि हमको जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका। तब आप हमारे दर्शकों को एक बार ये जरूर समझाइए कि पोस्ट कोविड मरीजों को खुद को मॉनिटर करना कितना जरूरी है। मैं जो आपका सवाल है बहुत ही सही है और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में हमने डाटा को हमने ये सब तरीके का जो डाटा मेरे पास एक पारदर्शक तरीके से सामने आना चाहिए था, जितना ट्रांसपेरेंसी से सामने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में मैंने मान लीजिए 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया है। बिल्कुल। उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है 6 करोड़ में से? कितने लोगों को नहीं लगा है, उनमें से कितनों को हुई है? जो लोगों की डेथ हुई है या जितने हुए उनमें से कितने लोगों को ब्लैक फंगस हुआ है? तो मेरे पास क्या हो रहा है कि आज के दिन में यदि किसी को भी ब्लैक फंगस हुआ तो वो केस मीडिया में आ रहा है, वो केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा है कि भैया मैं कितनी प्रॉब्लम है और उसको मैं कितना बड़ा मान के चल रहा हूँ ये मुझे पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। और ये मुझे तब तक नहीं पता लगेगा जब तक कि मेरे पास डाटा सामने नहीं होगा। यानी हमने इतने लाखों मरीज, किसी को कोई दवाई मिल गई, किसी को कोई दवाई मिल गई, लेकिन कोई डाटा सामने नहीं है भाई कि जिसको ये दवाई मिली थी उसमें इसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। हमारा जो सिस्टम है वो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। बिल्कुल। तो आज के दिन में विश्व में जितने भी लोग हैं WHO वो सब कह रही है भैया ये दवाई बेकार है, ये दवाई बेकार है, ये दवाई बेकार है। हमारे यहाँ पर राइट लेफ्ट एंड सेंटर हम दिए जा रहे हैं। जब हम दिए जा रहे हैं तो उससे मेरे को क्या चीज
ठीक होगी नहीं होगी। अब आपका जो सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि मेरे को कभी मेरा हाथ सुन्न हो रहा है या कभी कुछ और चीजें हो रही हैं, तो एक चीज तो यह है कि डेफिनेटली कोविड से लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट सिस्टम्स की हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी बीमारियां सडनली गायब हो गई हों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोविड, आज कोविड है तो ना तो मुझे ब्रेन का स्ट्रोक होगा, ना मुझे हार्ट अटैक होगा, ना मुझे कुछ और चीज होगी, ऐसा नहीं है। पर आज के दिन में माहौल ये है कि मैं किसी भी तकलीफ से चला जाऊं तो मेरा सारी चीजें मेरी कोविड से लिंक हो रही हैं। बिल्कुल। और इसको दूर करने का तरीका सिर्फ यही होगा कि धीरे धीरे हमें सारे सिस्टम में नॉर्मलसी लानी है और डाटा को ठीक तरह से हम डाटा को कैप्चर करें, डाटा को सामने लोगों के लाएं। बिल्कुल। तभी हम इस बात को ठीक तरह से सलाह दे पाएंगे। बिल्कुल। तो आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमको दी, दूसरी लहर में क्या हुआ और पहली लहर से ये दूसरी लहर कितनी ज्यादा घातक थी, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को हुई, जिसकी दस्तक पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। और उसमें क्या कुछ होगा, आप एक बार राजेश हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। और ये बेहद जरूरी है कि चूंकि प्राइम न्यूज की कोशिश है कि लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें। हम लगातार ये मुहिम चलाते रहे हैं कि कोरोना से बचना है, सावधान रहना बेहद जरूरी है। और आप लोगों के जहन में, जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो हमें जरूर कमेंट करें। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल एक और इस वक्त जुड़े